नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पीएम मोदी ने ओडिशा को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। सुभद्रा योजना, रेलवे, राजमार्ग परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पीएम आवास योजना के तहत 24 लाख लाभार्थियों को सौंपे घर। एक लाभार्थी के गृह प्रवेश में भी हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, गणेश पूजन में गया तो कांग्रेस का इकोसिस्टम भड़का। समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को हो रही है गणेश पूजा से परेशानी। 15 दिनों तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा अभियान का आगाज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के झुंझुनू में किया शुभारंभ। स्वच्छता को अपने स्वभाव, संस्कार व संस्कृति में जोड़ने पर दिया बल। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के जश्न का पहला पड़ाव बुधवार को। पहले चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। 7 जिलों की 24 सीटों पर 219 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की हरियाणा में चुनावी रैलियां। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी ने पेश किया सरकार गठन का दावा। आम आदमी पार्टी की राजनीति पर दिल्ली भाजपा का प्रहार। कहा, चेहरा बदला, चरित्र नहीं। लेबनान में संवाद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर्स में हुए विस्फोट में 8 की मौत, 2700 से ज्यादा लोग घायल। ईरानी राजदूत के भी घायल होने की खबर। रेड क्रॉस ने सहायता के लिए भेजी 300 चिकित्साकर्मी और 50 से अधिक एम्बुलेंस। भारत ने रिकॉर्ड 5वीं बार जीता एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी का खिताब। फाइनल मुकाबले में मेजबान चीन को दी 1-0 से मात। टीम की ओर से युवराज सिंह ने किया एकमात्र गोल। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा में थे, जहां उन्होंने भुवनेश्वर में कहा कि उनकी सरकार ने 70 साल के लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक के इलाज का वादा किया था और कार्यकाल के पहले 100 दिन में ही वादा पूरा करके मोदी ने अपनी गारंटी पूरी की है। प्रधानमंत्री ने ओडिशा की महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना सुभद्रा लॉन्च की। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान गणेश पूजा को लेकर विपक्षी हमले का जवाब दिया और कहा, बांटो और राज करने की नीति पर चलने वालों को पहले भी गणेश पूजा खटकती थी और आज भी हाल वैसा ही है। आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, गांव, गरीब, किसान व नौजवानों के हितैषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। वो 74 वर्ष के हो गए हैं। पूरे देश में उनके जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाया जा रहा है। 2 अक्टूबर तक रक्तदान शिविर, सफाई अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर और वृक्षारोपण जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रपति समेत जानी मानी हस्तियों ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ब्लू क्राफ्ट ने विभिन्न क्षेत्रों में लेखन और रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत फेलोशिप कार्यक्रम की घोषणा की है। साथ ही ब्लू क्राफ्ट ने अपना प्रकाशन प्रभाग और ज्ञान केंद्र को भी लॉन्च किया है। कार्यक्रम के तहत कुल 25 फेलोशिप की पेशकश की जा रही है। इसका उद्देश्य देश और दुनिया भर से उभरती प्रतिभाओं, अनुभवी और असाधारण पेशेवरों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को सशक्त बनाना है ताकि वो भारत के बारे में सार्थक कहानी लिखने में योगदान दे सकें। फेलोशिप को 3 स्तरों पर प्रदान किया जाएगा, जिनमें ब्लू क्राफ्ट एसोसिएट फेलोशिप, ब्लू क्राफ्ट सीनियर फेलोशिप और ब्लू क्राफ्ट प्रतिष्ठित फेलोशिप शामिल है। ब्लू क्राफ्ट एसोसिएट फेलो को 75,000 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा, तो वहीं ब्लू क्राफ्ट सीनियर फेलो के तहत 1,25,000 रुपये का मासिक वजीफा दिया जाएगा। ब्लू क्राफ्ट प्रतिष्ठित फेलो को 1 वर्ष की फेलोशिप अवधि के दौरान 2 लाख रुपये का मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। PMBI यानी भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो और कोल इंडिया लिमिटेड ने 6 सितंबर 2024 को नई दिल्ली स्थित
पीएमबीआई मुख्यालय में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। अब इसी ज्ञापन के तहत प्रत्येक कोयला क्षेत्र चयनित अस्पतालों या कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा तय किए गए किसी भी उपयुक्त स्थान में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। ये केंद्र 7 राज्यों में अलग अलग स्थानों पर खुलेंगे। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य कोल इंडिया से जुड़े कर्मचारियों और समुदायों को उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना है। 2000 से अधिक गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां और 300 सर्जिकल डिवाइस ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50% से 90% सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे नागरिकों को दवाओं पर होने वाले अत्यधिक खर्च को बचाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर मध्य प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का शुभारंभ हो गया। इस दौरान राज्य के शहरी क्षेत्र में 51,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवासों में गृह प्रवेश करवाया गया। इतना ही नहीं, राज्य के 50 जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ भी हुआ। मंगलवार का दिन मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बेहद खास रहा। 51,000 मध्य प्रदेश के गरीब परिवारों ने प्रधानमंत्री आवास शहरी में गृह प्रवेश किया। प्रधानमंत्री का जन्मदिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास रहा। प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस स्वच्छता अभियान की थीम स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता रखी गई है। कार्यक्रम के दौरान भोपाल नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 5 स्टार रैंकिंग प्राप्त होने पर 8,116 सफाई मित्रों को 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने के लिए भोपाल नगर निगम को 4 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। खुशी की बात है और यही चाहते हैं कि ऐसे ही बढ़ता रहे अपना देश और इसी तरह हमारा सबका नाम आता रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में जिस नगरीय निकाय को जितने स्टार मिलेंगे, वहां के स्वच्छता कर्मियों को उतने हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान राज्य के 50 जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के संचालन का शुभारंभ भी हुआ। नगरीय निकायों को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कचरा मुक्त शहर स्टार प्रमाणीकरण के आधार पर प्रदान की जाएगी। जिस निकाय को जितने स्टार प्राप्त होंगे, उसमें कार्यरत सभी सफाई मित्रों को उतने हजार की राशि दी जाएगी। प्राइवेट डॉक्टर है, उसको भी मैं आग्रह करूंगा कि भैया केंद्र सरकार का यह कार्यक्रम है जो गरीब लोगों के लिए है। आपको भी कभी दवाइयां लिखना है तो जिले की दवा लिखो, जन औषधि को लिखो। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का शुभारंभ भी हुआ। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के 51,000 परिवारों को गृह प्रवेश करवाया गया। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की अगर मध्य प्रदेश में बात की जाए तो 300 से ज्यादा जन औषधि केंद्र मध्य प्रदेश में है। अब 50 जिला अस्पतालों में इन केंद्रों की और शुरुआत हो रही है। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। लेबनान में संवाद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर्स में विस्फोट होने से लेबनान में अफरा तफरी मच गई। इन पेजर्स विस्फोट में 2,750 लोग घायल हो गए, जबकि 8 लोगों के मरने की खबर है। घायलों को शरीर के अंगों, चेहरे और आंखों में चोटें आई हैं। ईरान की समाचार एजेंसी मेहर ने बताया कि लेबनान में ईरानी राजदूत मुस्तबा अमानी एक ऐसे ही विस्फोट में घायल हो गए। रॉयटर्स ने बताया कि विस्फोटों के बाद बेरूत के अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत मेडिकल सेंटर के बाहर भी अफरा तफरी मच गई। हिजबुल्लाह ने इसे युद्ध में इजराइल का सबसे बड़ा सुरक्षा उल्लंघन बताया। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि विस्फोट होने वाले पेजर हाल के महीनों में हिजबुल्लाह द्वारा लाए गए थे। घायलों की मदद के लिए लेबनान के रेड क्रॉस ने 50 से अधिक एम्बुलेंस और 300 चिकित्साकर्मी भेजे हैं। इस दौरान माउंट लेबनान अस्पताल में घायलों को आपातकालीन कक्ष की ओर ले जाया गया, जहां खून से लथपथ लोग दर्द से चिल्ला रहे थे। इजरायली सेना ने विस्फोटों के बारे में रॉयटर्स द्वारा पूछे जाने पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। देश के दक्षिण में स्थित नबाती पब्लिक अस्पताल के प्रमुख हसन बजनी ने रॉयटर्स को बताया कि उनके अस्पताल में लगभग 40 घायल लोगों का इलाज किया जा रहा है। राजभाषा पर गर्व करने और हिंदी भाषा के प्रसार के उद्देश्य से भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती सचिवालय द्वारा 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक हिंदी माह मनाया जाएगा। इसी कड़ी में हिंदी माह का उद्घाटन करते हुए प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल और मुख्य कार्यकारी अधिकारी
गौरव द्विवेदी ने सामान्य कामकाज में राजभाषा का प्रचार प्रसार करने के साथ हिंदी की पहुंच और इसकी व्यापकता पर प्रकाश डाला। पहले पहले नमन तुमको है गणनाथ। प्रसार भारती सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित गरिमामयी समारोह में राजभाषा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। मौका था हिंदी माह उद्घाटन समारोह 2024 का। उद्घाटन समारोह की शुरुआत गणेश वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। दरअसल 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक हिंदी माह के दौरान प्रसार भारती सचिवालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम व प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी ताकि राजभाषा का अधिक से अधिक प्रसार हो सके। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह का हिंदी दिवस पर संदेश सुना गया। साथ ही सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के संदेश का वाचन भी किया गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रसार भारती अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा कि 75 वर्षों में हिंदी ने एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के बड़े मंचों से हिंदी में अपना संबोधन देते हैं और गर्व महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेते हुए देश के हर नागरिक को अपनी राजभाषा से प्रेम करना चाहिए। अंग्रेजी की अपनी उपयोगिता है, लेकिन हिंदी को भी सम्मान देने की आवश्यकता है। हिंदी ने बहुत लंबा सफर तय किया है और आज हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी आबादी का, एक बड़ी जनसंख्या की ये भाषा है हिंदी। और अधिकतर जो हमारे कार्य व्यवहार है वो हिंदी में हो भी रहे हैं। अंग्रेजी की अपनी उपयोगिता है। हम बाहर कहीं भी किसी भी देश में जाएं वार्ता करने के लिए, उनकी भाषा नहीं आती है तो हमको अंग्रेजी में उनको संवाद उनसे करना पड़ता है। परंतु साथ साथ ये जरूरी है कि हम हिंदी को उतना ही सम्मान देते रहें, हिंदी को उतना ही आगे बढ़ाते रहें। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि हिंदी भाषा के प्रति हमारा स्वाभिमान बढ़ रहा है। केंद्र सरकार लगातार हिंदी को समृद्ध बनाने पर जोर दे रही है। बड़े बड़े जितने देश हैं जो टेक्निकली एडवांस्ड माने जाते हैं, हमारे छात्र जब वहाँ पर जाते हैं तो पहले वहाँ की भाषा सीखते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पर इंजीनियरिंग या मेडिसिन या जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ना चालू करते हैं। अब धीरे धीरे यही जो एक भाषा के प्रति हमारा जो स्वाभिमान है वो बढ़ रहा है और उसके प्रचार प्रसार के लिए सरकार की तरफ से लगभग हर मंत्रालय की तरफ से कोई ना कोई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। प्रसार भारती में होने के नाते हमें जो ये मौका मिल रहा है, रोज़ मिल रहा है कि अपने दैनिक काम के माध्यम से हम राजभाषा का प्रचार प्रसार कर सकें। इस मौके पर दूरदर्शन महानिदेशक कंचन प्रसाद और आकाशवाणी महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने भी हिंदी की समृद्धि और भाषा के विस्तार पर जोर दिया। इस मौके पर हिंदी के प्रयोग, प्रचार और प्रसार बढ़ाने के लिए राजभाषा प्रतिज्ञा भी दिलाई गई। हम राजभाषा के संवर्धन DD न्यूज के लिए संध्या शर्मा की रिपोर्ट। सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ लैंगिक समानता पर चर्चा की। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने कहा कि वैश्विक सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लैंगिक समानता नीतियों को पूरी तरह से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि विकासशील और बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बाल देखभाल और आवास नीतियाँ महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम नीतियों को सही तरीके से लागू करें ताकि महिलाएं सरकारों और उद्योगों का नेतृत्व कर सकें। विश्व बैंक के अधिकारियों को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने ग्लोबल साउथ में लैंगिक समानता के मुद्दों और राजनीतिक और कॉरपोरेट नेतृत्व दोनों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने विशेष रूप से शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने, महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों में निवेश करने वाले कार्यक्रमों का विस्तार करने और लैंगिक समानता के लिए महिलाओं के प्रति सांस्कृतिक मानसिकता को बदलने के लिए भारत के काम का उल्लेख किया। As the World Bank is rolling out its gender strategy, which focuses on three main pillars: how to combat gender-based violence, how to enhance economic empowerment of women, and how do you enhance women leadership. And on all three counts, Ms. Irani superbly articulated the progress made by India under the leadership of Prime Minister Modi
over the last 10 years, and she came out with facts and figures and statistics which were extremely convincing and appreciated by the executive directors. And she spoke about how the government under the Prime Minister's leadership has really taken women empowerment and child development to a completely new level at scale. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में दूसरे ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट के लोगो का अनावरण किया। दूसरे ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट नई दिल्ली के भारत मंडपम में 19 से 21 सितंबर तक चलेगा, जिसमें दुनिया भर के 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा नियामक, जोखिम मूल्यांकन, अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सभी प्रतिनिधि नियामक मुद्दों पर चर्चा और रणनीति तैयार करेंगे। सम्मेलन में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के अध्यक्ष, कोडेक्स के उपाध्यक्ष, विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य और कृषि संगठन के वैश्विक प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और नियामक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान को बढ़ावा देना है। आज हैदराबाद मुक्ति दिवस है। केंद्र सरकार ने इसी वर्ष 12 मार्च को ये दिवस मनाने की घोषणा की थी। आखिर क्यों ये दिन मनाने के लिए आज ही के दिन का चयन हुआ और क्या है इसे मनाए जाने का उद्देश्य, आइए जानें आज के न्यूज लेंस में। 15 अगस्त 1947 को भारत जब आजाद हुआ तब भी हैदराबाद पर निजामों का शासन था, जिसके लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जिसकी सफलता के परिणाम स्वरूप 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को निजाम शासन से मुक्ति मिली और हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। इसी दिन को स्मरण करने और हैदराबाद को आजादी दिलाने वाले महान सपूतों के बलिदान को नमन करने के लिए केंद्र सरकार ने 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की। कई ऐसी घटनाएं हैं जिसके जिक्र से भी आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं एक ही का उल्लेख करना चाहूंगा। परक्कल्ला तेलंगाना 2 सितंबर 1947, 1500 से ज्यादा लोग भारतीय तिरंगा फहराने के लिए परक्कल्ला कस्बे में एकत्रित हुए। निजाम की रजाकार फौज ने जनरल डायर की तरह गोलियां चलाने का आदेश दिया। 150 लोग घायल हुए, कई लोग मारे गए। ऐसा निर्मम हत्याकांड मराठावाड़ा के परभणी के गुंडा गांव में भी हुआ और बीदर के पास कोरटा में भी हुआ। इस सभी से मुक्ति दिलाने का काम सरदार पटेल ने किया। आइए अब विस्तार से नजर डालें हैदराबाद रियासत के भारत में विलय के इतिहास पर। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक था। ये निजाम द्वारा शासित था, जिन्होंने ब्रिटिश संप्रभु की सर्वोच्चता को स्वीकार किया था। जूनागढ़ के नवाब और कश्मीर के शासक की ही तरह हैदराबाद के निजाम ने आजादी से पहले भारत में शामिल होना नहीं स्वीकारा था। उन्हें पाकिस्तान और मुस्लिम मूल के नेताओं ने हैदराबाद को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करने और एकीकरण का विरोध करने के लिए उकसाया था। साथ ही उन्होंने अपने सशस्त्र बलों में सुधार करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। इसी सैन्य सुधार के दौरान हैदराबाद में आंतरिक अराजकता का उदय हुआ। हैदराबाद में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति ने दक्षिण भारत की शांति के लिए खतरा पैदा कर दिया। इसे देखते हुए 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद पहुंची, जहां सांप्रदायिक हिंसा में करीब 27,000 से 40,000 लोगों की मौत हुई। एकीकरण के बाद निजाम को भी वही दर्जा दिया गया जो भारत के साथ विलय करने वाले अन्य राजाओं को मिला था। पाकिस्तान ने इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया और पाकिस्तान के जोरदार विरोध और अन्य देशों की कड़ी आलोचना के बावजूद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। भारतीय सेना के तत्कालीन मेजर जनरल J.N. चौधरी के नेतृत्व में 13 सितंबर 1948 की सुबह 4 बजे हैदराबाद अभियान शुरू किया गया। 17 सितंबर की शाम 4 बजे हैदराबाद रियासत के सेना प्रमुख मेजर जनरल L. इद्रूस ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए और शाम 5 बजे निजाम उस्मान अली ने रेडियो पर संघर्ष विराम और रजाकारों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी, जिसके बाद हैदराबाद रियासत का भारत संघ में विलय हो गया।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से बीती रात एक रिहायशी इलाके में बने पटाखा गोदाम में विस्फोट होने से 5 लोगों की मौत की खबर आई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस हादसे में कई और मकान धराशायी हो गए हैं। इस धमाके से आसपास के कई मकान धराशायी हो गए। प्रशासन ने रेस्क्यू कर मलबे से दबे घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में देर रात बड़ा हादसा हो गया, जहां नौशहरा इलाके में स्थित एक घर में चल रही पटाखा गोदाम में अचानक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। विस्फोट इतना भीषण था कि इससे आसपास के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। घटनास्थल पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंच गईं, जिसके बाद तेजी से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। टीम अभी मॉर्निंग में पहुंची थी और हमने अभी कैनाइन सर्च करवाएंगे, और कैनाइन सर्च करने के बाद में इससे पहले एसडीआरएफ ने कुछ लाइव और डेड बॉडी निकाल ली गई है। जानकारी के मुताबिक सोमवार की रात करीब 10 बजे ये हादसा हुआ। धमाके के कारण कई मकानों के लिंटर्स टूट गए, जबकि कई लोग मलबे में दब गए। इस बीच बचाव कर्मी मलबा हटाकर लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास करते रहे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अवैध फैक्ट्री वहाँ थी, जिसमें धमाके, पटाखे, इन चीज़ों के कारण हुई थी, ट्रिगरिंग हुई थी, फिर थोड़ी सी आग लगी थी उसके कारण, और फिर धमाके के कारण बगल के जो 3 घर हैं वो गिर गए थे। उसमें तत्काल पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई थी, फायर की टीम पहुंचकर उसमें ऑपरेशन किया गया था। तो 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती की गई थी, उसमें से 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का संज्ञान लिया और मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। साथ ही इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आह्वान किया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन ने लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया है और उम्मीद की जाती है कि अब इसके बाद इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि ये मौसम ऐसा है जब जिला प्रशासन को सख्ती से इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा और चिन्हित करना पड़ेगा कि बारूद का काम कहाँ हो रहा है। रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। झारखंड में 4 दिनों से हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं और जलाशय लबालब भर चुके हैं। राज्य में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जानमाल के नुकसान की भी खबर है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने आज भी राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में लगातार हो रही बारिश से जहां नदियां उफान पर है, वहीं जलाशय भी लबालब भर चुके हैं। चांडिल, कांके और तेनूघाट जैसे कई डैमों का जलस्तर बढ़ने के बाद फाटक खोले गए हैं, जिससे नदियों का जलस्तर और अधिक बढ़ गया है तथा खतरे को देखते हुए निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। ग्रामीण के साथ साथ शहरी इलाके भी पानी पानी है, जिससे जिंदगी घरों में कैद हो गई है। हम बीजीएच हॉस्पिटल जा रहे हैं, डिलीवरी हुआ है वहाँ, बहुत दिक्कत हो रहा है। देखिए आम जनता के लिए कितना दिक्कत का बात है। बोकारो, जमशेदपुर, कोडरमा और रांची समेत कई अन्य जिलों में भी बारिश लोगों के लिए आफत बनी है। बारिश से कई क्षेत्रों में बिजली संकट भी उत्पन्न हो गया है। पुलों के ऊपर से पानी के बहाव से आवागमन भी बाधित हुआ है। पानी में हम लोग घुस के जा रहे हैं, थोड़ा सी रोड को तनी बढ़िया बनाता ऊंचा करके, तो पानी जमता नहीं। नाला तो है मगर पानी टान नहीं रहा है। इधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारिश की अति का कहर दिख रहा है। कई जगहों पर बारिश और आंधी की वजह से पेड़ भी धराशायी हो रहे हैं, जिससे यात्रा करना भी खतरे से खाली नहीं दिख रहा। गढ़वा, पलामू और गुमला में तो ये बारिश जानलेवा साबित हुई है। इन इलाकों में नदी के तेज बहाव ने कुछ जिंदगियां ले ली। कई जगहों पर पुल भी गिर गए और कच्चे घर भी जमींदोज हो गए। लगातार हो रही बारिश ने जहां लोगों के सामने कुछ चुनौतियां और कठिनाइयां पेश की है, लेकिन इससे मानसून सीजन में होने वाली बारिश का कोटा लगभग पूरा हो गया है और इससे जल प्रपातों की भी खूबसूरती बढ़ गई है। लगातार हो रही भारी बारिश से जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं जान माल के साथ आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई है। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। भारत में चीता परियोजना के आज 2 वर्ष पूर्ण हो गए। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने 8 चीतों का पहला जत्था नामीबिया से भारत के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इन चीतों को कुनो एनपी के भीतर क्वारंटीन बोमास में छोड़ने की निगरानी भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी।
मार्च 2023 में नामीबियाई मादा चीता ज्वाला ने 4 शावकों का स्वागत किया। जनवरी 2024 में भारत ने चीता संरक्षण में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, जब नामीबियाई मादा चीता आशा ने अपने 3 शावकों और ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया। मार्च 2024 में चीता गामिनी के 6 शावकों के जन्म से शावकों की संख्या और मजबूत हुई। वर्तमान में कुनों में 12 वयस्क चीते और 12 शावक हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 8वें इंडिया वाटर वीक 2024 की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का उद्घाटन किया। जल शक्ति मंत्रालय का जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग इसका आयोजन कर रहा है। 20 सितंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के जल विशेषज्ञ, विद्यार्थी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। शुरू हो चुका है 8वां इंडिया वाटर वीक 2024। इस बार की थीम है साझेदारी और समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए सहयोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 20 सितंबर तक इंडिया वाटर वीक 2024 विश्व स्तर पर जल संबंधी मुद्दों को उठाने, जल संकट से निपटने के लिए नवोन्मेष को बढ़ावा देने, देशों के बीच तकनीकी हस्तांतरण और अनुभवों को बांटने का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। राष्ट्रपति ने कहा कि पानी की हर बूंद महत्वपूर्ण है, इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। जल संचय के बारे में तो मैं यहाँ तो कहना चाहूंगी कि पानी की एक एक बूंद मोती की तरह मूल्यवान होती है। उसे संचित करने का हर उपाय हमें करना है। हमारे यहाँ लोकप्रिय कहावत है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। बूंद बूंद से सागर भरने के इस प्रयास में सभी देशवासियों की तथा जल प्रबंधन से जुड़े सभी हितधारकों को भागीदारी करने का आवश्यक है। 8वें भारत जल सप्ताह 2024 में 40 देशों के तकरीबन 5000 प्रतिनिधियों के उपस्थित होने का अनुमान है, जिनमें 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जल नेता, सार्वजनिक, निजी अनुसंधान, शिक्षा जगत के विशेषज्ञ और गैर सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधि अपने अनुभव और विचार साझा करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान 8 राज्यों के मंत्रियों और विश्व के 4 देशों के मंत्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि दुनिया के अलग अलग देशों के पानी संबंधित योजनाओं और प्रयासों को आपस में साझा करना कार्यक्रम का मकसद है। करीब 15 करोड़ घरों के अंदर अभी ये नल से जल पानी जा रहा है, शुद्ध पानी जा रहा है। और WHO के रिपोर्ट के आधार पर कह सकते हैं कि इस योजना के कारण 5.5 करोड़ महिलाओं के रोज के घंटे जो पानी के लिए जाते थे, उसमें जाने आने में जो 5.5 करोड़ घंटे रोज के लगते थे, वो उसमें उनकी बचत हुई है। अभी वो घंटे वो अपने बच्चों के लिए, अपने आर्थिक उपार्जन के लिए उसका वो उपयोग कर सकते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इन प्रदर्शनियों के माध्यम से जल क्षेत्र में हो रहे नवोन्मेष को प्रदर्शित किया जा रहा है। इनमें डेनमार्क, इजराइल जैसे तमाम देश अपनी नई तकनीकों को सामने रख रहे हैं। जल्द ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा।
तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्था में जल प्रबंधन सबसे अहम कड़ी है। ऐसे में 8वां भारत जल सप्ताह 2024 इसे एक व्यापक दृष्टिकोण दे सकता है। डॉक्टर चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। केरल में निपाह वायरस से एक मरीज की मृत्यु के बाद केरल सरकार ने सुरक्षात्मक कदम उठाए हैं। मृत मरीज के संपर्क में आए 175 लोगों की पहचान की गई है। 175 में से 26 लोग हाई रिस्क में हैं। सबकी निगरानी की जा रही है। सबके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। We have identified 175 persons and they are in the contact list of the said patient. And out of this 175, 26 they are in high risk. Actually, as per our experience, previous experience, and as per the protocol, it's like there are chances of the virus getting transmitted from the one person to another. When the patient has severe symptoms. So we are calculating the medium incubation period and we are closely monitoring, and all those persons who are in the high risk, their samples are being taken, and yesterday we did testing of 13 samples, 1-3, and all these 13 samples were found negative. So there is nothing to worry about, because we are ensuring that all persons who were in contact with this patient, they are identified, they are located, they are isolated, and their samples are being taken for testing. मल्लापुरम जिले में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। 3 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंध लगाया गया है। वहां पर लोगों को भीड़ न लगाने और दुकान को भी अलग अलग समय पर खोलने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी तरह की सहायता का आश्वासन दिया है। Particular district Malappuram, the district administration has asked all the people to wear mask, and also as per the protocol, even the national protocol and the state protocol, it's like a 3-kilometer radius with the focus that house, and 3-kilometer radius within that area. We have the district administration has declared some restrictions, like people cannot gather together, and shops, there is a particular timing when the shops can function. So those restrictions are being enforced. So containment zone is declared there, and in the rest of the district, people are asked to wear mask, and it's advisable to avoid gathering together. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर 2024 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 21 सितंबर को विलमिंगटन, डेलावेयर में चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसकी मेज़बानी अमेरिका के राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। दोपहर में पीएम मोदी अमेरिकी बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे। बैठक के बाद पीएम मोदी वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। मनोज कुमार वर्मा कोलकाता के नए पुलिस आयुक्त होंगे। विनीत कुमार गोयल को पद से हटाकर मनोज कुमार वर्मा को ये जिम्मेदारी दी गई है। प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर लगातार पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटाने की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के कई हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्तियों की 11 जुलाई 2024 की सिफारिश में कुछ संशोधन किए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शखधर को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। 18 अक्टूबर को उनके रिटायरमेंट के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया को हिमाचल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जामदार को केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति KR श्रीराम को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी को मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ जयकारों से इस वक्त पूरा मुंबई गूंज रहा है। हर गली मोहल्ले और सड़कों पर भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है, जो भगवान गणेश की भक्ति में रंगी नजर आ रही है। गणेश भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियों को भक्त बैंड बाजे ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते हुए शानदार विदाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में अनंत चतुर्दशी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक तत्वों का एक जीवंत संगम है, जो मराठी पहचान और हिंदू परंपरा का सार दर्शाता है। ये गणेश चतुर्थी उत्सव के समापन का प्रतीक है, जिसमें आनंद, भक्ति और सांप्रदायिक भावना का मिश्रण होता है। मुंबई में लालबाग के राजा, गणेश गली के राजा, चिंचपोकली के चिंतामणि के साथ ही गिरगांव में गणेश जी की शोभा यात्रा पूरी दुनिया में मशहूर है। पुणे में भी ऐसे ही दृश्य देखने को मिले, जहां 5 गणपति की शोभा यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही श्री तांबाड़ी जोगेश्वरी गणपति, श्री गुरुजी तालीम गणपति, कस्बा गणपति और तुलसीबाग मंडल गणपति की शोभा यात्रा भी देखते ही बनी। हम हर साल ही देखते हैं, जैसे कि पूजा पाठ करते हैं, अलग ही आरती करते हैं, वो भी काफी अच्छा लगता है। हर जगह करते हैं, बट मुंबई में आरती बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अच्छा लगा, शानदार नज़ारा था, बहुत ही खूब, हमेशा इस तरह होना चाहिए। इसके अलावा नागपुर, बुल्ढाना, अहमदनगर सहित पूरे राज्य में सार्वजनिक और घरेलू गणपति के गणेश विसर्जन जुलूस देखे जा रहे हैं। विसर्जन केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक चहल पहल है। शहरों और कस्बों की सड़कें लोगों से भरी हैं और वातावरण ऊर्जा और भक्ति से भरा है, जो सिर्फ एक ही स्वर में कह रहे हैं, गणपति बप्पा मोरिया, पुरच्या वर्षी लौकरिया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो है ज्यादा ख्याल रखना होता है अपने बच्चों का, साथ ही साथ अपने साथ जो सामान होता है उसके लिए, और इसके लिए इसकी प्रावधान भी जो है प्रशासन द्वारा की गई है, लेकिन लोगों को भी यहाँ पर सजग किया जा रहा है। शेर शिलार, DD न्यूज, मुंबई। कर्नाटक में बप्पा की आरती के विरोध पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस सरकार का चरित्र रहा है कि वो आरोपियों को बचाने का काम करती है। जब गणेश विसर्जन की यात्रा कर्नाटका में चल रही थी, तब उस पर एक हमला होता है और उस हमले के पीछे जो तत्व होते हैं उनको बचाने के लिए गणेश जी की प्रतिमा को, गणेश जी को ही पुलिस वैन में डाल दिया गया, परंतु जो जिहादी गणेश यात्रा पर हमला करते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती। कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उस पर हमला होता है और उस पर FIR कर देती है कांग्रेस की सरकार, SDPI के साथ गठबंधन करती है। तो ये कांग्रेस पार्टी का लंबा चरित्र रहा है तुष्टीकरण की राजनीति का, और इसीलिए आज गणेश आरती का भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज मराठवाड़ा मुक्ति दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मराठवाड़ा मुक्ति दिवस हर साल 17 सितंबर को महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। 17 सितंबर 1948 को ही हैदराबाद रियासत का भारत संघ में विलय हुआ था। ये दिन मराठवाड़ा के भारतीय संघ के साथ एकीकरण का प्रतीक है। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अपने पूरे कामकाज का लेखा जोखा लोगों के समक्ष रखा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि MSME का देश की GDP में 31.5% का योगदान है। उन्होंने कहा कि निर्यात में हमारी हिस्सेदारी 45.73% है। हमारे MSME है, उसका जो GDP होता है हम लोगों का, उसमें 31.1% इसका योगदान है। आप जोड़ लीजिए, समूचे एक्टिविटीज़ है, समूचे बड़े बड़े कल कारखाने हैं और क्या क्या हैं, वो सब का अलग बात है, लेकिन हमारा MSME विभाग है वो 30.1% हम लोग GDP में योगदान देते हैं। और दूसरी बात है
मैन्युफैक्चरिंग में भी कि हम क्या मैन्युफैक्चर करते हैं छोटे तबकों के लिए, मध्य तबकों के लिए और लघु तबकों के लिए, उसमें हमारा योगदान 35.4% के आसपास में है मैन्युफैक्चरिंग में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मंत्रालय द्वारा पिछले 100 दिनों में किए गए कार्य की जानकारी दी। तीसरे कार्यकाल में उन्होंने 3 गुना शक्ति से काम करने की बात कही है। उनका कहना था कि अगर हम 2029 की मजबूत नींव रखेंगे तभी 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। मौके पर उन्होंने मछुआरों को 1 लाख स्वदेश निर्मित ट्रांसपॉन्डर देने की बात कही। 2029 तक अगर हम मजबूत नींव खड़ी करेंगे तभी हम 2047 का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। 364 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोगों ने ट्रांसपॉन्डर का निर्माण किया है और ये ट्रांसपॉन्डर हमारे स्वदेशी है। 1 लाख ट्रांसपॉन्डर अभी हम मछुआरों को मुफ्त दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना जो हमने कहा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक सब कंपोनेंट है। इसके तहत हम लोग नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग मछुआरों को इसमें रजिस्टर्ड कर रहे हैं। अफ्रीकी देश नामीबिया इस समय सूखे की समस्या से जूझ रहा है। भारत ग्लोबल साउथ के साथ एकजुटता दिखाते हुए सूखे के मद्देनजर नामीबिया के लोगों को खाद्यान्न सहायता प्रदान कर रहा है ताकि नामीबिया की खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत विश्वसनीय मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदाता के रूप में नामीबिया को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। भारत ने मंगलवार को 1000 मीट्रिक टन चावल की एक खेप नाहवा शेवा बंदरगाह से नामीबिया के लिए भेजी। भारत अपने पड़ोसियों को संकट के समय हर संभव मदद प्रदान करता है। भारत ने ऑपरेशन सद्भाव को जारी रखते हुए तूफान प्रभावित म्यांमार को सहायता की दूसरी खेप भेजी। IAF के विमान से भारत ने म्यांमार के लोगों के लिए जेनसेट, हाइजीन किट, अस्थायी शेल्टर, वाटर प्यूरिफिकेशन सप्लाईज और दवाओं सहित 32 टन राहत सामग्री भेजी है। इसके अलावा भारतीय नौसेना म्यांमार के लिए अतिरिक्त 10 टन राशन ले जा रही है। राजस्थान में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान समिट होने जा रहा है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से राजस्थान के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने दुबई में निवेशकों के साथ बैठक की। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के व्यवसायियों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया। बैठक के बाद राजस्थान सरकार और UAE के व्यापारिक घरानों के बीच कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। इस देश के अंदर UAE के जो बिजनेसेस हैं, यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रीज हैं, ट्रेडिंग है, वो राजस्थान में आ सके। हमारा लक्ष्य यही है कि राजस्थान की जो इकोनॉमी है उसको तकरीबन 15 लाख करोड़ से लेकर हम 30 लाख करोड़ के ऊपर लेकर जाएंगे। यहाँ पे UAE की सरकार से मुलाकात हुई और हमने उनसे रिक्वेस्ट करा है कि वो 9 दिसंबर को राजस्थान आए। हमने UAE से पार्टनरशिप के लिए भी एक रिक्वेस्ट करी है कि वो हमारी पार्टनर कंट्री बने इस समिट के अंदर। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की घुसपैठ को लेकर बवाल मचा है। राज्य सरकार घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी झारखंड सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी से बात की DD न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल ने। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामले पर एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए अमर बाउरी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे जानते हैं। सर, बांग्लादेश घुसपैठ का मामले एक बार फिर से सुर्खियों में।
बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड के मूलवासी आदिवासियों की अस्मिता पर एक बहुत बड़ा खतरा बन के उभरा है। मामले पहले से थे, लेकिन जिस तरह से अभी इस सरकार के संरक्षण में उन लोगों का जो हम लोगों ने देखा है, उनका जो एग्जिस्टेंस देखा है या उनका जो कार्रवाइयाँ देखी है, उससे बहुत गंभीर मसला बनता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार इस विषय को उठाती है, लेकिन जब माननीय उच्च न्यायालय ने इस विषय को संज्ञान में लेकर के राज्य और केंद्र की सरकार को जब उन्होंने निर्देशन दिया, तब लोगों के ध्यान पे यह मामला अच्छे से गया है। झारखंड में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होना है, बीजेपी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठी मुद्दा तो वही है। परिवर्तन रैली में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे। यहाँ के युवाओं का जो विषय है, जो बेरोजगारों का रोजगार का जो विषय है, जो सरकार ने वायदा खिलाफी किया है, 5 लाख का रोजगार देने का वायदा किया था, बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था, इस सरकार के वायदा खिलाफी और जो एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ियाँ हुई है, CGL से लेकर के जेई और लैब टेक्नीशियन, आपने देखा होगा जेई के परीक्षा का जो SIT का जांच हुआ था, उसको भी किस तरह से क्लोजर रिपोर्ट में उसको खा गया, मैंने कि उसको कर दिया गया। JPSC की परीक्षाएं, JCC की परीक्षाएं फ्री एंड फेयर नहीं होने के कारण लोगों के मन में जो आक्रोश है, ये सारे मुद्दे हमारे लिए है। जनता जो परिवर्तन चाहती है, 3.5 करोड़ झारखंड की जनता जो इच्छा बलवती अपने अंदर दबाए रखी है कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को, या अत्याचारी सरकार को, ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार को, ये ठगने वाली सरकार को, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली सरकार को, हर दिन 5 हत्याएं, 5 बलात्कार की घटनाएं घटित होने के बाद भी कुंभकर्णी नींद में सोने वाली सरकार को, म्यूटेशन के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर, सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर यह जो लूट मचा के रखा है, जो अत्याचार, जो अन्याय थानों में है, इस अत्याचारी सरकार से अब इनको मुक्ति चाहिए। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी की जीत हासिल होती है तो बांग्लादेश घुसपैठ का मामला लगातार कानून के मामले से इनको खदेड़ा जाएगा। अपने सहयोगी विकास के साथ सोमेश पटेल, DD न्यूज, रांची, झारखंड। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों को बेहद अहम बताया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की अहम पहलों की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि श्रम पोर्टल को सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म की तरह विकसित किया जा रहा है और अभी तक 30 करोड़ से ज्यादा श्रमिक पंजीकरण करा चुके हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार रोजगार सृजन के जरिए विकास की दिशा में काम कर रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शुरू के 100 दिनों में ही ऐसे कई निर्णय सरकार ने लिए हैं जो रोजगार पैदा करने में मददगार होंगे। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने इस साल रोजगार केंद्रित बजट पेश किया है, जिसमें 1 करोड़ युवाओं को कौशल युक्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। साथ ही सरकार ने 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए की 9 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जिससे आने वाले दिनों में 11 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन होने की संभावना है। 1 करोड़ यूथ को कैसे स्किलिंग करा जाए और 500 प्रीमियम कंपनी में उसको इंटेंसिव देना। उसका मतलब ये है कि जब कोई युवा इंजीनियर, युवा टेक्नीशियन 500 प्रीमियम कंपनी में इंटेंसिव करेगा, जिसका वर्क कल्चर इंटरनेशनल लेवल का हो, बेस्ट प्रैक्टिस होती हो, वहाँ वो इंटेंसिव करके आएंगे, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में उसको अच्छी तरह से जॉब मिलेगी। मनसुख मांडविया ने कहा कि ई श्रम पोर्टल को सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित किया जा रहा है और अब तक 30 करोड़ एनरोलमेंट ई श्रम पोर्टल पर हो चुके हैं। कोई कंपनी को इलेक्ट्रिशियन चाहिए और उसको लोकल दिल्ली में कौन इलेक्ट्रिशियन है, तुरंत ही सूची उसको यही पोर्टल पर मिल जाएगी, ताकि वो उसको बुला के इंटरव्यू करके आसानी से उसको जॉब दे सके। एक अच्छा पोर्टल का इंटीग्रेशन हमने ई श्रम पोर्टल का करा है, जो आने वाले दिनों में उसको एकदम दुरुस्त करना है। लेकिन प्राइमरी लेवल पर हमने 10 डिपार्टमेंट 10 योजनाओं को ई श्रम पोर्टल में इंटीग्रेट कर दिया है। श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि सरकार ने केंद्रीकृत पेंशन पेमेंट सिस्टम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि अगले साल 1 जनवरी से पेंशनर अपने नजदीकी बैंक से ही पेंशन पाएं, ऐसी व्यवस्था शुरू कर दी गई है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज।
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर भी निशाना साधा। किरण रिजिजू ने कहा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को जल्द ही सबक सिखाएगी। से केजरीवाल ने अब खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र का ऐलान किया। अब तो आतिशी मारलेना के नाम का ऐलान भी कर दिया कि उनकी जगह वो मुख्यमंत्री बनेंगे चुनाव तक। तो क्या कहना है केजरीवाल ने जो अपने एक तरह से उत्तराधिकारी का ऐलान किया है कुछ ही समय के लिए सही, उस पर आपकी क्या टिप्पणी, चूँकि बहुत चर्चित विषय है आज। केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री बना करके बहुत पछता रहा है। अब 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं, तो अब किसको मुख्यमंत्री बनाए हम तो उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि चाहे केजरीवाल मुख्यमंत्री हो या किसी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नाम से जुड़ा हुआ कोई मारलेना मुख्यमंत्री बने तो भी हमारा उस पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता आने वाला चुनाव में आम आदमी को नकार देंगे, क्योंकि दिल्ली के लोग पछता रहे हैं। जब से नाम उनका सामने आया है आतिशी मारलेना का, एक बात चर्चा में है कि अफजल गुरु को फांसी ना दी जाए, उसको लेकर उनके परिवार के लोगों ने कुछ लिखा था। अफजल गुरु को बचाने के लिए, उसको फांसी को रोकने के लिए ये मारलेना फैमिली, इन लोगों ने कितना प्रचार प्रसार किया। अब देश विरोधी सोच रखने वाले दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाए, ये तो बहुत अफसोस की बात है और दिल्ली के लोग पछता रहे हैं। मैंने कहा जैसे कि अब ज़्यादा दिन आम आदमी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि दिल्ली के लोग बहुत नाराज़ हैं। ये लोग सरकार चलाने नहीं आया है, ये लोग तो बर्बाद करने के लिए आए हैं। नाम का आम आदमी है और इतना पैसा का लूट मचा रखा है और जो घोटाले किए इन्होंने, और आप तो पत्रकार हैं, कई पत्रकारों से मैंने पूछताछ किया है। अरविंद केजरीवाल इतना धमकी देता है पत्रकारों को अंदर में बुला करके और पिटाई करते हैं। आप सोचो, चीफ सेक्रेटरी को घर में बुला के पिटाई किया, और आम आदमी का एक महिला सांसद स्वाति मालीवाल को घर में बुला करके फिर पिटाई किया। कितना बड़ा गुंडागिर्दी का काम करते हैं अरविंद केजरीवाल और उसके लोग। मैं तो सोच के दंग रह जाता हूँ कि ऐसा आदमी और ऐसा पार्टी कैसे सत्ता में आ गए और जनता को झूठ बोल करके कैसे सत्ता हासिल किया है। अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को गुजरात के गांधीनगर में रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बताया। उन्होंने कहा कि पीएम कुसुम योजना के तहत 1 लाख सोलर पंप लगाए गए और पीएम सूर्य एनर्जी योजना के तहत 3,56,000 सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाए गए। 1 lakh solar pumps installed under PM Kusum. Under PM Surya Ghar scheme, 3.56 lakh rooftop solar systems installed. Cumulative 13.8 gigawatt of solar module production commenced in the solar PLI scheme. Under National Green Hydrogen Mission, 11 companies selected under the second tranche of the electrolyzers manufacturing for the total capacity of 1,500 megawatt per annum. Offshore wind scheme approved by the cabinet for the first time in India. On 19/6/24, RFS issued by the SECI and even bids have been floated in Gujarat. IREDA has incorporated a subsidiary, a global green energy finance ISF limited in Gift City. In Gift City, IREDA का ऑफिस भी हमने खोल लिया है. These are the achievements in the last 100 days. भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने फाइनल मुकाबले में मेज़बान चीन को 1-0 से हराया। ये 5वीं बार है जब भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब अपने नाम किया है, जबकि लगातार दूसरी बार इस खिताब को अपना बनाया है। जीत के रथ पर सवार भारतीय हॉकी टीम का दमदार खेल एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी जीत के साथ सामने आया। फाइनल में टीम के सामने मेजबान चीन था, जिसे ग्रुप दौर में भारत के ही हाथों 3-0 से हार का दंश झेलना पड़ा था। मैच में भारतीय टीम का दबदबा दिखा और टीम ने पहले क्वार्टर से ही मैच पर अपनी पकड़ बना ली। हालांकि पहले 3 क्वार्टर में कोई भी टीम गोल नहीं दाग सकी।
भारत की ओर से मैच में एकमात्र गोल चौथे क्वार्टर में आया, जिसे जुगराज सिंह ने किया। भारत को ये बढ़त फील्ड गोल के जरिए मिली। मैच में इसके बाद कोई और गोल देखने को नहीं मिला और भारतीय टीम ने मैच और खिताब दोनों को 1-0 से अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम वैसे इस ट्रॉफी की गत चैंपियन भी थी और अपने खिताब की रक्षा करने में टीम सफल रही। भारत ने साल 2011, 2016, 2018, 2023 और 2024 सहित कुल 5 बार टाइटल अपने नाम किया है। निश्चित रूप से भारतीय पुरुष हॉकी टीम का बेहतर तालमेल इस जीत की बड़ी बुनियाद के रूप में सामने है। जरूरत अब सिर्फ इस बात की है कि इसी बुनियाद को बनाकर रखते हुए भारतीय टीम आगे की प्रतियोगिताओं में भी इसी हरफनमौला प्रदर्शन को बरकरार रखे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। एक्स पर दिए गए अपने बधाई संदेश में उन्होंने लिखा, एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए अविश्वसनीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई। टीम के उल्लेखनीय प्रदर्शन, अटूट भावना और समर्पण ने देश को गौरवान्वित किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने बांग्लादेश में मानवाधिकार उल्लंघन पर जनता से सूचना आमंत्रित की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की तथ्य खोजी टीम ने व्यक्तियों, समूहों और संगठनों को 1 जुलाई से 15 अगस्त के बीच बांग्लादेश में किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों और दुर्व्यवहारों की प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया है। लोग अपनी सूचनाएं OSCHR-FFTV-submissions@un.org पर भेज सकते हैं। सोमवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि तथ्य खोजी टीम को तथ्यों को स्थापित करने, जिम्मेदारों की पहचान करने, मूल कारणों का विश्लेषण करने और उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ठोस सिफारिशें करने का अधिकार है। टीम पीड़ितों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों, चिकित्सकों और गवाहों के साथ साक्षात्कार करने की भी योजना बना रही है। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि तथ्य खोज एक आपराधिक जांच नहीं है और किसी भी राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रक्रिया से स्वतंत्र रूप से आयोजित की जाती है। विज्ञप्ति के अनुसार तथ्य खोजी प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय है। जांच के चरण के दौरान टीम कोई मीडिया साक्षात्कार नहीं करेगी। इसमें कहा गया है कि मौके पर जांच और डेटा विश्लेषण के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय एक विस्तृत मानवाधिकार रिपोर्ट प्रकाशित करेगा, जिसमें प्रमुख निष्कर्ष और सिफारिशें शामिल होंगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।